हमें बॉम्बे हाई कोर्ट की और महाराष्ट्र सरकार की और महाराष्ट्र पुलिस की एनओसी मिल चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा या तो टाटा था या हमारा ट्रस्ट था। तो आज से 7 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ईडी ट्रिब्यूनल ने हमें क्लीन चिट साबित कर दिया। हम अपना प्रोजेक्ट फिर से चालू करना चाहते हैं। हमारे नीतीश ठाकुर जी इंडिया वापस आना चाहते हैं, देश है उनका, यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन उनको कोर्ट ऑर्डर के बावजूद उनका पासपोर्ट और इंटरनेट पोल की जो उनका लुकआउट कॉर्नर नोटिस अभी तक हटाया नहीं गया। नीतीश ठाकुर जी को डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी में इंडिया उनको वापस बुलाया जाए। आज वो दुबई गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी में दुबई गवर्नमेंट के पास नीतीश ठाकुर अपने देश आना चाहते हैं। आप बताइए किस तरह से घोटाला हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? आपका ट्रस्ट है जो ये ठाकुर फैमिली ट्रस्ट है। जी देखिए, हमारा ठाकुर फैमिली ट्रस्ट है, मुंबई में स्थित है। इसका गठन 1982 में अमेरिका में हुआ था, जो बाद में मुंबई और दुबई रजिस्टर्ड हुआ। हमारा ट्रस्ट दो बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं पे मुंबई में काम कर रहा था। एक था कांदीवली समता नगर में 56 एकड़ माड़ा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सरकार का लैंड। दूसरा घाटकोपर में था 1308 एकड़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसमें 1308 एकड़ का लैंड था। इस लैंड में जो हमने प्रोजेक्ट रखा था, वहाँ के रहीवासियों के लिए अच्छा मकान बना के देने, अच्छी ज़िंदगी देने की, बेहतर ज़िंदगी देने के लिए हमारे ट्रस्ट ने योजना साकार की थी। हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं श्री नीतीश जनार्दन ठाकुर जी, जो कि पहले एक गवर्नमेंट अधिकारी थे। महाराष्ट्र के डिप्टी, मुंबई के डिप्टी कलेक्टर थे, रायगढ़ के डिप्टी कलेक्टर थे और महाड़ा के डिप्टी कलेक्टर रहे हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं। 2003 में उन्होंने रिजाइन देके ट्रस्ट को ज्वाइन किया। ट्रस्ट की ये परियोजना 1992 से इनकी फैमिली ने स्टार्ट की थी कांदीवली और घाटकोपर में। वहाँ के सारे रहीवासियों को अपने विश्वास में लेकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। गवर्नमेंट से अपने ट्रस्ट के नाम पे प्रोजेक्ट अलॉट कराया। बाद में इन्होंने शाहपुरजी पालम जी ग्रुप को एज ए डेवलपर अपॉइंट किया, प्रोजेक्ट जो कि बिल्डिंग बना के देने का काम था। उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट देख के उसकी नीयत में खोट आ गया। उसने फर्जी दस्तावेज लगा के उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार की मदद से इनके ऊपर फर्जी केस करा दिए। इनके ऊपर नीतीश ठाकुर जी के किस तरह के जो केस हैं वो करवाए? नीतीश ठाकुर के ऊपर में 4 तरह के मेन केसेस लगे। पहला तो पद के दुरुपयोग का, कि नीतीश ठाकुर ने पद का दुरुपयोग करते हुए ब्लैक मनी अर्जित की, आय से अधिक संपत्ति का इनके ऊपर आरोप लगा। दूसरा इनके ऊपर क्रिमिनल सोर्स का लगा, अंडरवर्ल्ड और दुबई के माफियाओं का इनके ऊपर आरोप लगा। इस तरह से और जो भी इनके ऊपर में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया कि जो इन्होंने पैसे लिए थे वो जमीन खरीदने के लिए थे, ना कि प्रोजेक्ट के लिए थे। आप एक समझिए, इतना बड़ा लैंड है, अगर कोई भी डेवलपर किसी भी लैंड ऑनर के पास जाता है तो वो टोकन मनी देता है। उस टोकन मनी को इन लोगों ने दिखाया कि ये पैसा जो है एडवांस जमीन खरीदने के लिए दिया गया। नीतीश ठाकुर के छोटे भाई थे नीलेश ठाकुर, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ठाकुर फैमिली ट्रस्ट के अंदर कई कंपनियां बनी और एसपी। जिस तरह से आप कह रहे हो कि इनके ऊपर जो केस लगे, क्या कोई भी ऐसा केस है जो साबित हुआ कि हाँ इन्होंने किया है? या क्रिमिनल की आप बात करें या घोटाले की बात करें, क्या कुछ साबित हुआ इनके खिलाफ? इनके ऊपर जब केस लगने चालू हुए, एफआईआर हुए, इनको अरेस्ट किया गया और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, जहां तत्कालीन सरकार कोई आरोप साबित नहीं कर पाई। और ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट गया, वहां भी साबित नहीं कर पाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया, उसमें डॉक्टर सौरभ गर्ग थे। उसके बाद एक केस उन्होंने ईडी ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिया। और चूंकि दुबई सरकार इसमें इन्वेस्टर है, जिसमें भारत सरकार की गारंटी थी और इंडिया यूएई बीपा ट्रीटी के तहत इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट हुआ है, जो उन्होंने जितने भी पैसे लगाए। रिजर्व बैंक ने $85 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को स्वीकार किया हुआ है जो। और यहाँ से ईडी ट्रिब्यूनल से 17 जनवरी 2019 को नीतीश ठाकुर और नीलेश ठाकुर और ट्रस्ट के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। तब से ये मामला राज्य सरकार से होते हुए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय के पास सेटलमेंट के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। तब से 2019 से जो ये मामला है पेंडिंग पड़ा हुआ। क्या कुछ सुनवाई हुई 2019 से लेकर अभी तक इसमें? देखिए, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुनवाई अभी नहीं हो रही। हमने केंद्र सरकार के पास 70 से अधिक बार लिखित में दिए हैं और 2000 से अधिक ईमेल किए गए हैं और डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के लेटर भी डिप्लोमेट ने आके केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा को भी दिए हैं। और इसके बाद तब से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करते रहे। हमें बॉम्बे हाई कोर्ट की और महाराष्ट्र सरकार की और महाराष्ट्र पुलिस की एनओसी मिल चुकी है।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यों आएगा मैं बताता हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट किसानों के साथ भी चालू था, जहाँ उनके साथ में हमने कुछ ऑर्गेनिक खेती और डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट किया था। नीतीश ठाकुर सर ने बिना किसी आदेश के उनकी जमीन जब्त कर ली गई उसी समय, और कोर्ट के फैसले के बाद आज तक उनकी जमीनें नहीं मिली है, जिसमें से 107 किसान अपनी जान गंवा चुके, जिसकी डेथ लिस्ट हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री, वित्त मंत्री कार्यालय, इंडिया यूएई बीपा ट्रीटी के चीफ श्री अजय सेठ और संबंधित राज्य सरकारों को हमने जमा कर दिया है। 107 किसान, देखिए किसान अगर देखा जाए तो देश के वो हैं जो हमें अन्न देते हैं, अन्नदाता जिनको कहते हैं। अन्न उगाते हैं तो हम खाते हैं, क्योंकि हम शहरी जीवन जीते हैं तो हमें शायद खेती नहीं पता, खेती उनको पता होती है। क्या इस तरह से जो नुकसान है देश का, देखा जाए देश का ही नुकसान है, अन्नदाता अगर जाते हैं 107 अन्नदाता गए, किस तरह से उनका जो परिवार है उसके बाद जी रहा है, क्योंकि बहुत तकलीफें होती हैं। देखिए उनके परिवार बहुत कष्टकर जीवन में जी रहे हैं, जिसके लिए हमने जंतर मंतर पे धरना भी दिया कि उनके किसानों की जमीन उनको वापस की जाए 1 साल पहले, और दिल्ली पुलिस ने उसकी प्रतिलिपि सरकार के संबंधित सारे डिपार्टमेंट को उपलब्ध भी कराई। उसके बावजूद हम काफ़ी प्रयास करते रहे, प्रधानमंत्री जी के मुख्य सचिव से लेकर प्रधानमंत्री जी के मिलने, गृह मंत्री जी के मिलने के लिए काफ़ी बार हमने लेटर भी लिखा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई हमें ठोस रिप्लाई नहीं मिला। किसानों के लिए भी अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई नहीं, क्योंकि जो हमारे किसान हैं महाराष्ट्र के, जो अलीबाग है जहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस, वहाँ अपनी जमीन लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्या था कि उनकी केवल नीतीश ठाकुर से जुड़े होने की वजह से उनकी जमीनें जब्त हुई, और कोर्ट ऑर्डर के बाद अभी तक वो ना अपनी जमीन पे खेती पर कर पा रहे हैं, ना उस किसी तरह का काम कर रहे हैं। वो वैसे किसान थे जो सिर्फ कृषि पे ही जीवन उनका निर्भर था। और अब रिसेंटली हमें ये पता चला है कि कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उस रद्द करने में 5-6 महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी, जिसमें हमारे ट्रस्ट का अकाउंट कपोल कोऑपरेटिव बैंक में था। वहां के बैंक मैनेजर मिस्टर गरोड़िया और संजय की मिली भगत से 1000 करोड़ रुपए हमारे ट्रस्ट के अकाउंट से बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाल लिए गए। देखा जाए तो ईडी का जो जांच चल रही थी, ईडी की जांच चलते हुए और साथ साथ में आपका जो अकाउंट था वो फ्रीज होने के बाद भी उसमें से इतना घोटाला हुआ है। जी, हमारे अकाउंट में जो फ्रीज हुआ था, हमारे अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए बैलेंस था, जो कि कांदीवली और घाटकोपर प्लॉट के सेल की एफएसआई का पैसा था, और एफडी की वैल्यू आज 250 करोड़ होगी, और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो करीब 3.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास से छोड़ के किसी के पास नहीं होगी। पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा या तो टाटा था या हमारा ट्रस्ट था। ईडी ने अपनी जांच में पकड़ा, ये जो घोटाला हुआ है, हमारे अकाउंट से पैसे निकाले गए जो कपोल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजरों की मदद से निकाले गए, जिसे कपोल कोऑपरेटिव ने एक्सेप्ट भी किया। अभी उसके 3 डायरेक्टर हाई कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अनियमितताएं और भी हुई कपोल कोऑपरेटिव। मेन ये 2-3 रीजनों को देखते हुए आज से 7 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया हमेशा के लिए। अब उसके ऊपर एक लिक्विडेटर बैठाया है, जो अधिकारी हैं, उनका नाम है विजय कुमार, जो कि दिल्ली में बैठते हैं। श्री विजय कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी, सेंट्रल रजिस्ट्रार एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, लोधी रोड। इनको लिक्विडेटर रिजर्व बैंक ने और सरकार ने अपॉइंट कर दिया है, जो इस घोटाले की अब जांच करेंगे। तो इस तरह से अगर होता है तो देखिए, हम तो सरकार के, हमारे ऊपर में जितना निर्णय है, ईडी ट्रिब्यूनल ने हमें क्लीन चिट साबित कर दिया। इसके बाद अगर सरकार को आपत्ति होती, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती या कहीं भी जाती, लेकिन सरकार हम इस निर्णय के खिलाफ कहीं आज अपील में नहीं गई। 2019 से 2023 4 साल हो गए, जबकि 6 महीने से 1 साल भर का होता है। तो यानी हम अपनी जगह पे सही हैं, और ईडी भी एसीबी कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में एब्सेंट है, जिसकी नोटिस हमने दी है। आपने बताया कि आपने अमित शाह से लेके पीएम तक को आपने जो है आपने लेटर भिजवाए हैं आगे कि सुनवाई हो। क्या वजह है आज तक 2019 से 2023 जो है पूरा होने वाला, आज तक सुनवाई नहीं हो रही है, या उसको देखा नहीं जा रहा है? देखिए, इसमें हम ये तो नहीं बता सकते कि क्या वजह, लेकिन इसको अनदेखा किया जा रहा है। क्योंकि आप समझिए, 70 बार अगर कोई व्यक्ति किसी को पत्र लिखता है तो उसकी कहीं ना कहीं सुनवाई होनी चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि इस जो घोटाले हुए हैं, इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं, जो हमारे बैंक से पैसे निकले हैं, या जिस तरह से हमारे ट्रस्ट और ट्रस्टी के ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए हैं,
जो कोर्ट में कहीं साबित नहीं हो पाया। उस समय के कई अधिकारी और कई लोग शामिल हैं जिसका नाम हमें नहीं पता, वो तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन सरकार को इसमें क्या है कि बहुत सारे पैसे रिलीज करने पड़ेंगे, जो हमारे पैसे जब्त हैं वो देना है, और इसमें कई कार्रवाई हो सकती है। तो कई लोग इस चीज को सेटलमेंट होना नहीं देने चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा सकता है कि राजनीति भी इसमें शामिल हो सकती है बीच में। हो सकती है। और जो हमारा अगेंस्ट पार्टी था, सापुर जी पालम जी एसपी डेवलपर साइरस मिस्त्री, जो अब नहीं रहे उनकी कंपनी, उसके ऊपर भी कई देनदारियां बनेगी ये सेटलमेंट होने से। हो सकता है वो भी चाह ना रहे हों कि ये सेटलमेंट हो, क्योंकि उनके ऊपर में कैट टैक्स लाइबिलिटी लगेगी, क्योंकि जब प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया, उसको बेचा, तो उसके एवज में हमें कुछ नहीं मिला। और उन्होंने ट्रीटी को वायलेट किया। जो इंडिया यूएई वीपा ट्रीटी हुई है, कहीं ना कहीं भारत सरकार के अधिकारी द्वारा ये वायलेट की गई, संधि का उल्लंघन हुआ है। और उसके उल्लंघन के तहत अब ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय में पेंडिंग पड़ा हुआ, कोर्ट ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। कोर्ट ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद मतलब आपको क्लीन चिट दे दिया गया है, उसके बाद भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं ट्रस्ट के थ्रू, या जिस तरह से आपका पैसा फ्रीज है, प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी पे, जो हमारा समता नगर है, वर्ल्ड ट्रेड सिटी, हम अपना प्रोजेक्ट फिर से चालू करना चाहते हैं। और किसानों के साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी प्रोजेक्ट था वो भी हम चालू करें। लेकिन जब हमारे जमीनें और हमारे अकाउंट हमारे सारे कुछ सीज है, तो हम कैसे करेंगे? जिसके लिए हमने कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी हमने पत्र लिखा। यहाँ पे अभी लास्ट मैंने लिखा 18 सितंबर 2023 को, कि जो हमारा पैसा रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखा गया है, 10,000 करोड़ रुपया, जो आज काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है, और 250 करोड़ की एफडी वैल्यू है, तो उसकी हमें पूरी जानकारी दी जाए। और उसके सिलसिले में हम मुंबई कल जा रहे हैं, और परसों हम वहाँ के चीफ सेक्रेटरी खरे साहब से भी मुलाकात करेंगे। और इस तरह से हमें हर तरह से हम लोग हर डिपार्टमेंट को पूरे पेपर दिए, सपोर्ट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा। हमारे नीतीश ठाकुर जी इंडिया वापस आना चाहते हैं, देश है उनका, यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन उनको कोर्ट ऑर्डर के बावजूद उनका पासपोर्ट और इंटरपोल की जो उनका लुकआउट कॉर्नर नोटिस अभी तक हटाया नहीं गया, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया, उनको डिप्लोमेट सिक्योरिटी दी नहीं जा रही, तो कैसे इंडिया आएंगे अपने देश? वो अपने भारतीय हैं। क्या चाहते हैं आप पीएम से? जिस तरह से आपने पीएम को पत्र लिखा है, क्या कुछ चाहते हैं? किस तरह का वो सहयोग करें कि आपका ये काम फिर से शुरू हो? हम पीएम से यही चाहते हैं कि जो कोर्ट के ऑर्डर हैं अंडर इंडिया यूएई वीपा ट्रीटी वो लागू किए जाए, और नीतीश ठाकुर जी को डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी में इंडिया उनको वापस बुलाया जाए, और हम अपना जो प्रोजेक्ट है बंद है वो हम चालू करना चाहते हैं। और जो किसानों की जमीन उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार ने बिना किसी कारणवश या राजनीतिक वश से हड़पी थी, वो जमीन उनको वापस दी जाए। उन 1,000 करीब किसान होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, जिसमें से 107 किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब मान लीजिए, चलिए सब बातें अपनी जगह, लेकिन कोर्ट ऑर्डर के बाद किसानों को तो जमीन मिलनी चाहिए ना। उनका तो कहीं डिस्प्यूट या कोई भी झगड़े में कोई लेन देन नहीं था, ना ही नीतीश ठाकुर के करप्शन का पैसा उनके ट्रस्ट में या उनके किसी में लगा था। अच्छा, जिस तरह से आपने बोला ट्रस्ट था, जमीन आप गवर्नमेंट से लेकर मकान बनाकर दे रहे थे आगे, तो किस तरह से आगे इस प्रोजेक्ट को आगे चलाया जा रहा था? क्या ये उन लोगों के लिए था जो झुग्गियों में रहते हैं, उनको अच्छी सुविधा के लिए था, या किस तरह से आप इसको आगे बढ़ा? इसमें जो ट्रस्ट था महाड़ा के लैंड, जैसे यहाँ डीडीए के लैंड होते हैं, वहाँ महाड़ा की कॉलोनियां बनी हुई थी जो कि जर्जर हो चुकी थी, तो उनको हम नई घर बना के देते, और जो घाटकोपर और समता नगर के मिला के हमें 60,000 घर बना के फ्री ऑफ कॉस्ट देने थे वहाँ के लोगों को, जो हम देने के लिए तैयार थे, जिसमें से कुछ और 15,000 घर पुलिस वाले को बना के देने के तैयार, जो कि हमारे नोटिस ऑफ डिस्प्यूट में सारा विवरण दिया हुआ है। और जो मैनग्रोव्स लैंड था, वहाँ मैनग्रोव्स पार्क पड़ता, और जो सॉल्ट पैन लैंड था, वहाँ पे हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं कि वहाँ लोगों को मिलता है। नीतीश ठाकुर का ये पहला मुंबई में प्लान था 1995 में, 92 में, तो उस समय तो उतना जोगड़पट्टी के बारे में, सुधार के बारे में कोई सोचता नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि जो महाड़ा लैंड है उसके बाद हम सारे लैंड को करेंगे, ताकि यहाँ पे झोपड़पट्टी मुक्त किया जाए, लोगों को एजुकेशन, शिक्षा, पानी, और जो किसानों के लिए उन्होंने किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का और डेयरी का, ताकि किसानों को सही सही उनको आर्थिक जो स्थिति उसको समृद्ध किया जा सके। इस तरह का उनकी किताब है कोंकणी मीन्स करोड़पति, वो भी बेस्ट सेलर अवार्ड में अवार्डित हुई है। तो उनका ये कहना था कि हम अगर एक जगह इसको ट्रायल बेस पे चालू करते तो ये पूरे देश में लागू किया जा सकता था। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि उनको जेल भेज दिया गया, फंसा दिया गया। आज वो
दुबई गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी में दुबई गवर्नमेंट के पास है। नीतीश ठाकुर अपने देश आना चाहते। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।